हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। हम लोगों ने लास्ट पीरियड में हमारे नागरिक शास्त्र में लेसन 2 संविधान की उद्देशिका यह लेसन रीड किया था। इस लेसन में हमने देखा था कि जो संविधान है वो हमारे देश का मौलिक और श्रेष्ठतम क्या है, कानून है। और कानूनों की जो एकत्रित रूप से जो संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ में जो रचना की जाती है, संरचना की जाती है, उसे उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका यानी क्या होता है? तो उद्देशिका यानी किसे कहेंगे? जिसे कानूनों की एकत्रित रूप से संक्षिप्त और सुसूत्रता के साथ जो संरचना की जाती है उसे उद्देशिका कहते हैं। यह हमने हमारे जो आपके जो इतिहास की बुक है, इस बुक में भी आपके बुक में सबसे पहले आपको ये भारत का संविधान दिखता है ना। इसमें देखो उद्देशिका दिखाई दे रहा है आपके बुक। आप जब बुक ओपन करोगे तो बुक ओपन करने के बाद में उसके सेकंड पेज पर ही देखना, आपको ये भारत का संविधान दिखाई दे रहा है। उसमें आपको उद्देशिका लिखी हुई है, दिख रहा है यहाँ पे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, दिख रहा है ये। हाँ, तो ये जो उद्देशिका है इसके बारे में हम लोग इस लेसन में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा संविधान की उद्देशिका है पार्ट 2, इसमें हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि उद्देशिका किसे कहते हैं। उद्देशिका किसे कहते हैं कि कानून की जो एकत्रित रूप से कानून जो उसको एकत्रित रूप से संक्षिप्त और उसकी सुसूत्रता जो होती है उसको उसके साथ जो रचना की जाती है, संरचना की जाती है, उसे क्या कहते हैं? उद्देशिका कहते हैं। हमने इस पार्ट में देखा था कि जो मूल्य है, विचार, लक्ष्य और उद्देश्य यह उसमें होते हैं। इसमें हमने देखा था कि जो यह संकल्पना है, यह अवधारणा का अर्थ हम अब इसको समझेंगे। जो अभी हमने पढ़ा संविधान की जो उद्देशिका उसमें देखा हमने, तो पहला हमने कल देखा था प्रभुत्व संपन्न राज्य। प्रभुत्व संपन्न राज्य किसे कहते हैं? तो हम सबको पता है कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ क्या होता है कि किसी देश का किसी विदेशी नियंत्रण में न होना, यानी कोई देश किसी दूसरे देश को अपने नियंत्रण में नहीं रखता है। या जैसे हमारा भारत देश है, तो हमारा भारत देश किसी और विदेशी के अभी नियंत्रण में है क्या? नहीं, पहले था। लेकिन जब संविधान बना तो हमारा देश कैसा हो गया? प्रभुत्व संपन्न राज्य हो गया। यानी स्वतंत्रता पूर्वक हमारे देश में कानून चलाया जाता है और निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता है। किसी और देश के हाथों में हमारा देश अभी नहीं है। ये सभी बातें किसमें आती है? प्रभुत्व संपन्न राज्य में आती है, ठीक है। तो हमने इसमें ये भी देखा था प्रभुत्व संपन्न राज्य में कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि हमारे समग्र स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे प्रमुख उद्देश्य प्रभुत्व संपन्न बनाना था। और प्रभुत्व संपन्न बनाने का जो अर्थ है वो क्या है कि सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होता है। सरकार चलाने का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होना यानी प्रभुत्व संपन्न राज्य का, ठीक है। तो इसमें हमने देखा था कि अपने देश के अंतर्गत कौन से कानून बनाए यह निश्चित करने का अधिकार जनता और जनता द्वारा जो हम लोग चुनकर देते हैं सरकार, उनको प्राप्त होता है। ये हमने प्रभुत्व संपन्न राज्य में देखा था। सेकेंड पॉइंट देखा था समाजवादी राज्य। तो समाजवादी राज्य उसे कहते हैं कि जिस राज्य में निर्धन, गरीब और धनवान के बीच में कोई खाई नहीं होती है, यानी कोई अंतर नहीं होता है। देश की संपत्ति पर सभी का एक समान अधिकार होता है और कुछ ही लोगों के हाथ में संपत्ति का एकत्रीकरण नहीं होगा, इसकी सावधानी भी बरती जाती है। यह आता है समाजवादी राज्य में। तीसरा था पंथ निरपेक्ष राज्य, जिसमें हमने देखा था कि उद्देशिका में पंथ निरपेक्षता को हमारा क्या बताया? उद्देश्य बताया गया है। और पंथ निरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान रूप से आदर दिया जाता है। किसी एक धर्म को राज्य के धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि नागरिकों को अपने अपने धर्म का पालन करने की क्या होती है? स्वतंत्रता होती है। और ना ही धर्म के आधार पर नागरिकों के बीच में भेदभाव किया जाता है। फिर चौथा पॉइंट हमने देखा था लोकतांत्रिक राज्य। लोकतंत्र में प्रशासन की सत्ता लोगों के हाथ में होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही सरकार निर्णय लेती है और नीतियों का निर्धारण करती है। सभी का कल्याण साधने के लिए सरकार जो है वह क्या करती है? महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक निर्णय सरकार को लेने पड़ते हैं। सभी का कल्याण हो इसके लिए इस प्रकार के निर्णय रोज के लिए लोगों को बिठा कर इकट्ठा करके लेना संभव नहीं है। इसलिए क्या होता है? चुनाव रखे जाते हैं और चुनाव में मतदाता जो होता है वो अपना वोट देकर अपना जो एक प्रतिनिधि उसको चुन कर देते हैं। और जो निर्वाचित प्रतिनिधि ये क्या होता है? संविधान द्वारा संसद और कार्यपालिका में प्रवेश करता है
और संविधान में जो उल्लिखित प्रक्रिया है, प्रक्रियाओं के द्वारा संपूर्ण जनता के लिए निर्णय लिए जाते हैं, पूरी जनता के लिए निर्णय फिर वो लेते हैं। इसके बाद हमने 5वां पॉइंट देखा था गणराज्य। हमारे देश में लोकतंत्र के साथ साथ गणतांत्रिक प्रचलित प्रणाली भी प्रचलित है। हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं ना। हाँ, तो गणराज्य में सभी सार्वजनिक पद है वो लोगों के द्वारा क्या होते हैं, चुन कर दिए जाते हैं। कोई भी सार्वजनिक पद वंश, परंपरा या फिर विरासत में किसी को प्राप्त नहीं होता है। यह सभी जो लोग हैं उनको कौन जनता चुनकर देती है। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा, हम लोग आज पढ़ेंगे पेज नंबर हमारे नागरिक शास्त्र के बुक में 69 पर। यहाँ पर चर्चा करो दिख रहा है कि मेरा परिवार विषय पर दीपा ने क्या लिखा है वह पढ़ो। लोकतंत्र से तात्पर्य केवल चुनाव नहीं है। मेरे माताजी पिताजी घर के सभी काम इकट्ठे करते, माँ हो या पिता हो, है ना, सभी लोग मिलकर काम करते हैं। इकट्ठा काम करेंगे तो वो काम भी जल्दी हो जाता है ना। उन कामों में हम भी हाथ बटाते हैं, बच्चे भी हाथ बटाते हैं। एक दूसरे से बोलते समय हम संभवतः झगड़ा न करते हुए बोलते हैं, यानी प्रेम से अच्छे से मिलजुल कर काम करते हैं। यदि झगड़ा होता भी है तब भी शीघ्र ही उसे सुलझाकर एक दूसरे को कहना सुन लेते हैं, यानी उसको जल्दी से निपटारा कर लेते हैं। यदि दादाजी दादी जी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनमें भी पूछा जाता है, यानी बिना पूछे कोई निर्णय नहीं लिया जाता है। सभी को एक साथ बिठाकर सहमति ली जाती है और फिर कोई निर्णय लिया जाता है। दादाजी दादी जी कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनमें भी पूछा जाता है। अनुजा को कृषि अध्ययन में अनुसंधान करना है, कृषि है ना, उसमें उसको रिसर्च करना है। उसका यह निर्णय सभी को पसंद आया और दीपा के घर में लोकतांत्रिक पद्धति प्रचलित है। ऐसा तुम्हें लगता है क्या? इस परिच्छेद में लोकतंत्र की कौन सी विशेषता पाई जाती है ना। हमने देखा ना कि सभी को मिलजुल कर पूछा जाता है। कोई भी अगर बदलाव करने हो सभी को मिलजुल कर पूछकर ही उसमें बदलाव किए जाते हैं। यही एक विशेषता है किसकी? लोकतांत्रिक पद्धति की, जो हमारे देश में भी होती है। देश के द्वारा ही चुनाव करके ही हम लोग उनको हम लोग प्रतिनिधि चुनते हैं। तो जनता वोटिंग करती है, मतदान करती है, तभी किसी को सब लोग मतदान करने के बाद ही जो हमारे प्रतिनिधि होता है उनको हम चुनकर देते हैं ना। तो यह एक विशेषता है। चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री, महापौर, सरपंच जैसे पद क्या है? सार्वजनिक पद है। सार्वजनिक पद कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर, सरपंच जैसे पद क्या है? सार्वजनिक पद है। और इन पदों पर विशिष्ट आयु की शर्त पूर्ण करने वाला कोई भी भारतीय नागरिक चुनकर लड़कर पहुंच सकता है। यानी ये जो आयु होती है इसमें कोई एक विशिष्ट आयु होती है। उस विशिष्ट आयु की शर्त पर अगर वह व्यक्ति है तो वह कोई भी भारतीय नागरिक हो तो वह चुनाव लड़कर, चुनाव जीत कर ही वो उस पद को पा सकता है। राज्य सत्ता प्रणाली में ये पद वंश, परंपरा अथवा विरासत में एक ही परिवार के व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। हाँ, ये हमारा लोकतांत्रिक पद्धति है ना। लेकिन जो राज्य सत्ता प्रणाली है उसमें क्या होता है कि जो पद है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महापौर, सरपंच, ये जो पद है यह वंश, परंपरा और विरासत में एक ही जो परिवार होते हैं उन्हीं के व्यक्तियों को प्राप्त होते हैं। बल्कि लोकतांत्रिक, हमारा देश लोकतांत्रिक पद्धति वाला है ना, तो हमारे देश में चुनकर दिए जाते हैं और वंश, परंपरागत या विरासत में नहीं मिलते हैं। लेकिन राज्य सत्ता प्रणाली में यह विरासत में और वंश परंपरा में यह पद मिलते हैं। उद्देशिका द्वारा सभी भारतीय नागरिकों को 3 मूल्य हैं। हमारे उद्देशिका में हमने, आप देखोगे तो आपको न्याय, स्वतंत्रता और समता, ये 3 मूल्य ध्यान में आते होंगे। तो न्याय, स्वतंत्रता और समता, यह उद्देशिका में भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल्य? 3 मूल्य हैं। न्याय, स्वतंत्रता और समता, और उनके अनुसार आचरण करने का, कानून बनाकर उन मूल्यों को प्रत्यक्ष व्यवहार में उतारने का आश्वासन दिया जाता है। कानून बनाने के बाद में उन व्यवहारों को प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार में अपने उतारना, यह आश्वासन दिया जाता है। अब हम इन उद्देशिका द्वारा जो भारतीय नागरिकों के 3 मूल्य हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समता, इनका अर्थ देखेंगे। पहला मूल्य है न्याय। न्याय का अर्थ होने वाले अन्याय को दूर कर सभी को उनकी प्रगति हेतु अवसर प्राप्त करना है। जो अन्याय हो रहा है उन अन्याय को दूर करना और सभी को उसके लिए प्रगति करना, यानी प्रगति के लिए सभी को अवसर प्राप्त करना, ये होता है समान रूप से सभी को अवसर प्राप्त करना, ये कहलाता है न्याय। सभी का कल्याण होगा इस दृष्टि से ही उपाय की योजना करना ही न्याय को प्रस्थापित करना है। सभी का उसमें कल्याण होना चाहिए, उसके उपाय करना, यह न्याय में आता है। उद्देशिका में न्याय के 3 भेद बताए गए। अब न्याय के भी 3 भेद हैं।
सामाजिक न्याय। अब सामाजिक न्याय है, उसमें दूसरा है आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। यानी उद्देशिका में जो न्याय है, न्याय के 3 भेद है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो हम पहले देखेंगे सामाजिक न्याय के बारे में। सामाजिक न्याय यानी क्या? व्यक्ति में जाति, धर्म, वंश, भाषा, प्रदेश, जन्म स्थान का लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी मनुष्य क्या होते हैं? एक समान होता है। सामाजिक न्याय में ये हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है, हर एक व्यक्ति होता है, तो हम लोग व्यक्ति में कौन कौन से जाति का है, कौन कौन से धर्म का है, वंश का है, भाषा का है, कौन से प्रदेश का है, जन्म स्थान उसका क्या है, लिंग क्या है, इस बात पर भेदभाव नहीं किया जाता है, बल्कि सभी मनुष्य जितने जो कोई भी हो वो सभी क्या है? मनुष्य, और वो सभी मनुष्य क्या है? एक समान है। ये सामाजिक न्याय में आता है। दूसरा है न्याय में आर्थिक न्याय। भूखमरी, कुपोषण जैसे बातें निर्धनता तथा दरिद्रता के कारण जन्म लेती है ना। अगर भूख है, हमको भूखमरी जहाँ हो रही है, कुपोषण है, ये सभी बातें किसकी वजह से आती है? निर्धनता, धन की कमी की वजह से, गरीबी की वजह से, गरीबी के कारण यह जन्म लेती है। निर्धनता को दूर करने के लिए प्रत्येक को अपना और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका का कोई साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अब अपनी गरीबी को दूर करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई काम आना जरूरी है। अपने परिवार का पेट भरने के लिए उन्हें कोई ना कोई किसी न किसी रूप से आजीविका का कोई साधन प्राप्त करना, ये सभी का अधिकार है और सभी ने ये करना भी चाहिए। कोई ना कोई काम करके ही अपने परिवार का पेट भरना चाहिए। हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार बिना किसी भेदभाव के प्रदान किया गया है और इसमें कोई किसी में मतभेद या कोई भेदभाव नहीं किया गया। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म का हो, कोई भी प्रदेश का हो, कोई भी जन्म स्थान हो, लिंग हो, धर्म, वंश, भाषा, कोई भी हो, जाति, है ना, ये जो हमने देखा ऊपर में, कोई भी व्यक्ति कोई भी हो, पर हमारे आर्थिक न्याय में ये बताया गया है कि वह कोई भी काम कर सकता है। आजीविका चलाने के लिए कोई भी काम कर सकता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं दिया गया है। पहला हो गया सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय। अब तीसरा है न्याय में राजनीतिक न्याय। देश का शासन चलाने में सभी को प्रतिभागी बनने का अधिकार मिलना चाहिए। सभी लोगों को उसमें सहभाग लेने का अधिकार मिलता है ना। परिणामतः हमने वयस्क मतदान प्रणाली को अंगीकार किया है। तो वयस्क 18 वर्ष के बाद में मतदान देने का अधिकार दिया गया है। इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। जिन बच्चों ने की आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है, जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष पूरी हो गई हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, है ना, तो 18 वर्ष जिसकी आयु पूरी हो गई हो, उस व्यक्ति को मतदान करने का अधिकार दिया गया है। हमने अभी देखेंगे उद्देशिका का पहला न्याय पॉइंट देखा, उसमें हमने सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय देखा। अब दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता, जो मूल्य है उसमें दूसरा पॉइंट है स्वतंत्रता। हम पर अन्यायकारी और अनुचित प्रतिबंध न होना, यह हमारी क्षमताओं का विकास होने हेतु पोषक वातावरण का होना स्वतंत्रता की व्याख्या है। स्वतंत्रता की व्याख्यान परिभाषा क्या है कि हम पर अन्यायकारी, हाँ, और अनुचित प्रतिबंध न होना, कोई भी अन्याय न करे या कोई भी अनुचित प्रतिबंध, रोक टोक न लगाए, नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारी क्षमताओं का विकास, हमें जो क्षमता है उन क्षमताओं का विकास होना चाहिए, उसके लिए हमें पोषक वातावरण मिलना चाहिए। ये क्या है? स्वतंत्रता की परिभाषा, स्वतंत्रता की व्याख्या है। लोकतंत्र में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है और हमारा लोकतांत्रिक देश है, तो हमारे देश में नागरिकों को स्वतंत्रता प्राप्त रहती है। कोई भी अपने जो क्षमता है उसके अनुसार अपना काम कर सकता है, उसको पोषक वातावरण भी मिलता है। स्वतंत्रता के होने से ही लोकतंत्र दृढ़ और परिपक्व बनता है। स्वतंत्रता मिलने की वजह से ही जो लोकतंत्र है वह कैसा बनता है? दृढ़ और परिपक्व बनता है। विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक स्वतंत्रता है। व्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता क्या है? तो विचारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, प्रत्येक नागरिक अपनी राय और अपने विचार व्यक्त कर सकता है, एक दूसरे को बता सकता है। विचारों का आदान प्रदान द्वारा पारस्परिक सहयोग और एकता की भावना में भी वृद्धि होती है। साथ ही किसी समस्या की अनेक पहलू हमारे ध्यान में आते हैं। साथ ही किसी समस्या के जो अलग कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो उसकी हर एक पहलू भी हमारे ध्यान में आ जाते हैं। व्यक्ति की श्रद्धा, मान्यता और पूजा उपासना के स्वतंत्रता द्वारा प्रमुखतः धार्मिक स्वतंत्रता व्यक्त होती है। व्यक्ति में किस बात की श्रद्धा है, उसकी मान्यता क्या है, पूजा उपासना जो भी है, वो पूजा उपासना का जो स्वतंत्रता है वह
प्रमुख रूप से धार्मिक धर्म की स्वतंत्रता पर व्यक्त होती है। वो हर एक की धार्मिक स्वतंत्रता पर, धार्मिक आस्था होती है जो उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर व्यक्त होती है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने धर्म अथवा उसे पसंद आने वाले धर्म की सीख के अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है। कोई भी नागरिक अपने मन से कोई भी धर्म स्वीकार कर सकता है। इस स्वतंत्रता में हमें अपने पर्व त्यौहार जो होते हैं मनाने का, ईश्वर के भक्ति करने का और पूजा अर्चना करने की भी स्वतंत्रता होती है। फिर तीसरा पॉइंट है समता। उद्देशिका द्वारा भारतीय नागरिकों को दर्जा और अवसर की समानता से आश्वस्त कराया गया है। यानी जो उद्देशिका है, हमारे उद्देशिका में हमें बताया गया है कि भारतीय नागरिकों को कौन सा दर्जा और कौन से अवसर है, उनकी समानता सभी को दी जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार ही सभी समान हैं और जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति के बीच में भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे वो उच्च नीच, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ जैसा भेदभाव भी न करना ही समता का क्या है, आश्वासन देना है कि उसमें किसी भी प्रकार का उच्च नीच का कोई भी, जो हमने देख रहे हैं यहाँ पे कि जाति, धर्म, वंश, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर व्यक्ति में भेदभाव नहीं करना। यहाँ तक कि उच्च नीच, श्रेष्ठ अश्रेष्ठ जैसे बातों पर भी भेदभाव नहीं करना। ये किसमें आता है, समता में। उद्देशिका के उल्लिखित अवसर की समानता के सिद्धांत को अत्यंत महत्व प्राप्त है। अपनी उन्नति के अवसर सभी को प्राप्त होंगे, ये उपलब्ध करवाते समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी को अपनी उन्नति के अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। संविधान की उद्देशिका में एक अनूठे आदर्श अथवा सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। वह आदर्श अथवा सिद्धांत से तात्पर्य बंधुता का निर्माण करने का उद्देश्य है और व्यक्ति की गरिमा बनाए रखने का भी आश्वासन दिया जाता है। चौथा पॉइंट है बंधुता। संविधानकर्ता अनुभव करते थे कि केवल न्याय, स्वतंत्रता और समता सिद्धांतों से आश्वस्त कराकर भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती। यानी संविधानकर्ता जो है वो अनुभव करते थे कि सिर्फ न्याय, स्वतंत्रता और समता इन सिद्धांतों का आश्वस्त करके भारतीय समाज में समता उत्पन्न नहीं हो सकती है ना। इसके लिए चाहे कि जितने भी कानून बनाए जाए, लेकिन जब तक भारतीयों में भाईचारा या बंधुता का निर्माण नहीं होगा तब तक इन कानूनों का उचित उपयोग नहीं होगा। फलस्वरूप बंधुता निर्माण करने के उद्देश्य को उद्देशिका में समाविष्ट किया गया है। हमारे देश के सभी नागरिकों के प्रति एक दूसरे में आत्मीयता और अपनापन का भाव होना भी यह बंधुता है और बंधुता की भावना एक दूसरे के प्रति सहृदयता का भाव भी उत्पन्न करती है। लोग एक दूसरे की समस्याओं के बारे में संवेदनापूर्वक विचार करते हैं। बंधुभाव और व्यक्ति की गरिमा के बीच निकट का संबंध भी है। व्यक्ति की गरिमा से तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य के रूप में गरिमा प्राप्त है। उसकी गरिमा उसकी जाति, धर्म, वंश, लिंग, भाषा पर भी निश्चित नहीं होती। जिस प्रकार हमें यह लगता है कि दूसरे जो है हमारे साथ में आदर सम्मान करें, आदर सम्मान का व्यवहार करें, वैसा ही आदर सम्मान का व्यवहार हमें भी दूसरों के साथ में करना चाहिए। जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का सम्मान करते हुए उसकी स्वतंत्रता और अधिकार का आदर करेगा, तभी अपने आप व्यक्ति की गरिमा का निर्माण होगा। ऐसे वातावरण में बंधुता भाव में सहजता से वृद्धि होगी और न्याय और समता पर आधारित नव समाज का निर्माण कार्य भी अधिक रूप से आसान हो जाएगा। इसका मार्गदर्शन भारतीय संविधान की उद्देशिका द्वारा हमें प्राप्त होता है। भारत की जनता ने इस संविधान को खुद को, स्वयं को अर्पित किया है और इस उल्लेख के साथ उद्देशिका की समाप्ति होती है। हमने जो आपको बताया कि हमारे स्टार्टिंग वाले पेज में ही भारत का संविधान में उद्देशिका लिखी गई है। तो ये सब हमने इसमें उद्देशिका का क्या महत्व है वो हमने देखा उसमें।